एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। वैकेंसी भी बहुत बड़ी संख्या में एसएससी ने इस बार दे दी है। 17,727 प्लस वैकेंसी हैं। मेरे पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। एग्जाम संभावित टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर अक्टूबर है। सितंबर के लास्ट से होना शुरू होगा एग्जाम और अक्टूबर तक चलने लग रहा होगा। तो क्या मेरे पास इन 90 डेज में 90 डेज 95 या 100 डेज जो भी मेरे पास बचने लग रहे हैं, इन दिनों में मैं अपने आप की तैयारी को कैसे मजबूत करूं, क्या पढूं, कैसे पढूं, कहां से पढूं, कितना प्रैक्टिस करूं, कितना मॉक टेस्ट लगूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 90 डेज स्ट्रेटजी प्लान। यानी कि 90 डेज का क्या आपका स्ट्रेटजी रहने वाला है, आप 90 डेज कैसे रूटीन को फॉलो करें और कैसे प्री में 170 प्लस का स्कोर सुनिश्चित कर सकते हैं इन 90 दिनों की तैयारी में। आइए जानते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले क्या है, मुझे कुछ चीजों का विशेष करके ध्यान रखना होगा। मैंने एक पूरा 90 डेज का स्टडी प्लान बनाया है कि 90 डेज का क्या स्टडी प्लान रहने वाला है, जहां इन 90 डेज में हमें तैयारी को ऐसे अंजाम देना है कि हम 170 प्लस का स्कोर कर पाए। मैंने इस 90 डेज को कैसे बांटा, मैंने पहले बांटा 4040 डेज, 3030 डेज और 20 डेज में। 40 दिन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को तैयार करने का मतलब यह है कि अगर मेरा कोई भी पार्ट कमजोर है, कुछ भी मेरा छूटा हुआ है, मेरा सिलेबस कहीं से कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले इन 40 दिनों में मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, चाहे वो मेरा मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी हो। तो 40 दिन में मुझे अपने आप के सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करना है। चाहे तो किसी के रिकॉर्डेड वेस्ट से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे तो यूट्यूब से कर लीजिए, या आपने कभी भी कहीं से भी पढ़ा है तो उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जहां भी आपको लगता है कि मैं इस सेक्शन में, इस पार्ट में यहां कमजोर हूं, तो अपने सिलेबस को इन 40 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। एक टारगेट कर लीजिए कि मेरा टारगेट है 40 दिन में मुझे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, जहां भी मेरी जो चीजें छूटी हुई हैं। अब आगे के 30 दिन में क्या करूंगा, 40 दिन के बाद ये सबसे पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा। जैसे ही सिलेबस मैंने पूरा किया और 30 दिन का जो समय है, इस 30 दिन के समय में क्या करूंगा, मैं एक डेली मॉक टेस्ट यहां लगाने लग रहा हूंगा। एक डेली मॉक टेस्ट लगाऊंगा और मॉक लगाने के बाद मैं ये देखूंगा, एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा और ये देखूंगा कि मेरा कौन सा पार्ट कमजोर है, क्या चीजें मेरे से नहीं आ रही हैं। मैथमेटिक्स में कितने सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, किस टॉपिक के नहीं बन रहे। मुझे वापस जाना है अपने सिलेबस पर, अपने क्लास नोट्स पर। वापस से मुझे उस चैप्टर के किसी भी बुक से, किसी भी पीडीएफ से, कहीं से भी 200 से 250 क्वेश्चंस उस चैप्टर के मुझे लगा देने हैं और क्लास नोट्स का मुझे कम से कम 4 बार यहां रिवीजन करना है। क्लास नोट्स का कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, मान लो नाउन में एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कम से कम 200 एरर डिटेक्शन फाइंड कर दीजिएगा उसी चैप्टर की, और 4 बार जो नोट्स हैं उनका रिवीजन मारिएगा। फिर यहां अपने आप को प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां पे आपको क्या करना है, इन 30 डेज में आपको जितना भी लास्ट 5 ईयर एसएससी ने पूछा हुआ है, लास्ट 5 ईयर एसएससी प्रीलिम्स में, सीपीओ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीपीओ प्रीलिम्स, सीपीओ के और एसएससी प्रीलिम्स के, वो सारे क्वेश्चंस आप लगा देना। और लास्ट 2 ईयर के मेंस के क्वेश्चंस, और लास्ट 2 ईयर के मेंस के क्वेश्चंस भी आपको लगा के जाने हैं। सिर्फ लास्ट 2 ईयर के मेंस के क्वेश्चंस लगाने हैं। पिछले 5 साल के आपको किस किस के लगा देने हैं वो मैं बता देता हूं। आपको लगा देने हैं, सीपीओ के लगा दीजिएगा, सीजीएल के लगा दीजिएगा और सीएचएसएल के भी लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने 40 और 30 दिन के प्लान को पूरा कर लिया है। इसके बाद मेरे पास रेस्ट 20 डेज बचे हैं। इन 20 डेज में मैं क्या करूंगा, मुझे कम से कम 3 मॉक डेली लगाने हैं। 3 मॉक डेली लगाने के बाद में, मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी है इनका एनालाइज। मुझे इसका एनालाइज करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। एनालाइज करना है मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रत्येक मॉक का। जब भी मैं मॉक लगाऊंगा, मॉक के तुरंत बाद विदिन अ टाइम मॉक लगाऊंगा, और मॉक के बाद जो जो चीजें मेरे से नहीं हुई है उसका मैं यहां एनालाइज करूंगा अच्छे से। और फिर भी मुझसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहां पे टाइम टेकिंग होगा, कोई मान लो एक क्वेश्चन यहां टाइम टेकिंग है, कुछ क्वेश्चंस जल्दी बन जा रहे हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपसे बहुत जल्दी बनेंगे, कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है आपका, या किसी में आप थोड़ा सा फंस रहे हो, किन्हीं क्वेश्चंस में आप यहां फंसने लग रहे हो,
आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप दोबारा से अपने नोट्स पर आइए और जिसमें आप फंस रहे हो, जिसमें आपको समय लग रहा है, उस नोट्स का एक बार रिवीजन कर दीजिए अच्छे से और वापस से उस क्वेश्चन की अप्रोच को सीखिए। इसीलिए मैंने कहा है कि मॉक से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस, आपको एनालाइज करना है उसको बहुत अच्छे से। 3 मॉक हर रोज लगाने हैं, 3 मॉक हर रोज लगाने, बिना टाइम लगाने हैं। यह है हमारा कंप्लीट 90 डेज का स्ट्रक्चर। अगर आप 90 डेज इस तरीके से तैयारी करते हो, आपका 170 प्लस स्कोर जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। अब इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स एक दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, मैथ्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें आप 50 में से 50 को टारगेट कर सकते हो, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मैथ्स का कंप्लीट, अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई, कैलकुलेशन, सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर कंप्लीट नहीं है तो जैसा मैंने बताया, इसको सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है, सबसे पहले मुझे इसको कंप्लीट करना है। चाहे यूट्यूब से करूं रिकॉर्डेड बेस से, या मैंने ऑफलाइन क्लासेस कहीं से ले रखी है, तो मुझे उन नोट्सों से क्यों ना करना पड़े, सबसे पहले मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मैंने यहां पे एक सेकंड पॉइंट लिखा है क्या, कि मुझे यहां पर फिर इसका रिवीजन मारना है, मुझे यहां पर इसका रिवीजन मारना है अच्छे से। रिवीजन करते समय मैंने जब से जैसे नोट्स कंप्लीट किए, रिवीजन के लिए मुझे क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के सारे मुझे मैथ्स के क्वेश्चन एसएससी ने जो भी पूछे हैं, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को लगा देना है, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को लगा देना है लास्ट 5 ईयर के। अब क्वेश्चंस को लगाते समय मैंने रिवीजन हो गया, मेरा क्लास नोट्स का रिवीजन हो गया, ये मेरी प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली मुझे एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक आते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक आते हैं। मुझे यहां पर जब मैं जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, जब मैं रिवीजन कर रहा हूंगा, तो मैं शुरुआत में रिवीजन के टाइम पर एक मॉक रोज लगाऊंगा इंडिविजुअली, और जब रिवीजन हो जाएगा, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूंगा, तो फिर मुझे 2 मॉक लगाने हैं हर रोज। मैथ्स की बात कर रहा हूं, 2 मॉक मुझे हर रोज लगाने हैं फिर यहां पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। अब इसमें मैथ्स में मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड के लिए मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो आवश्यकता है, वो मुझे ध्यान देना है कैलकुलेशन पर। सबसे ज्यादा मुझे ध्यान जो देना है, वो देना है मुझे कैलकुलेशन पर, जो पार्ट 3 है। कैलकुलेशन में मुझे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर कंठस्थ होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक के क्यूब कंप्लीट होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक के मेरे टेबल कंप्लीट होने चाहिए। कैलकुलेशन को जितना मैं मजबूत कर लूंगा, मेरा स्कोर उतना ही अच्छा होता जाएगा। ये करने के बाद में स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से होते हैं जिनमें मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, स्कोरिंग टॉपिक ऑफ मैथ्स, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक ऑफ मैथ्स की बात करूं तो आप ध्यान रखना, यहां सबसे पहले मैंने पहला जो चैप्टर में लिखने जा रहा हूं, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन। इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो आपने यहां पढ़ना है, वो पढ़ना है एवरेज। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूं स्कोरिंग टॉपिक, इसको। चौथा चैप्टर आपको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है परसेंटेज। और 5वां जो चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे, वो पढ़ के जाएंगे नंबर सिस्टम। यानी कि ये जो 5 चैप्टर हैं, ये आपकी स्कोरिंग टॉपिक हैं, इनमें आपकी बहुत शानदार पकड़ होनी चाहिए। इन टॉपिक्स का कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। और अगर इन टॉपिक्स को आपने बहुत मजबूत कर लिया, तो यकीन मान लिए आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको 50 में से 50 मार्क्स लाने से रोक नहीं सकती, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप कंप्लीट अपने मैथमेटिक्स को बनाते हैं तो। आगे मैं बात करता हूं आपसे रीजनिंग।
दो ही टॉपिक, दो ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा 100% स्कोरिंग कर सकते हैं, जिनमें आप पहला मैथमेटिक्स और दूसरा रीजनिंग। रीजनिंग दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो रीजनिंग के लिए भी आप अगर 50 में से 50 का स्कोर नहीं कर सकते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये रीजनिंग क्या होती है, तो मेरे भाई आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, फिर आप वापस जाइए, किसी का बैच परचेज कीजिए रिकॉर्डेड और अपने आप को 1 साल दीजिए, ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो। और अगर आप ये सोचते हो कि मैथ्स में मेरा 40 या 30 नंबर से काम चल जाएगा, रीजनिंग में 40-35 नंबर से काम चल जाएगा, तो अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, साफ बोलता हूं। रीजनिंग का भी आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना अति आवश्यक है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, नोट्स का रिवीजन कीजिए अच्छे से और यहां पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप नोट्स का रिवीजन कर लोगे, ये रिवीजन अगर आप 2 बार भी कर लेते हैं, एक बार में ही काम हो जाएगा। एक बार पढ़ो और एक बार आप इसका रिवीजन कर लो। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग के, सिर्फ रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चंस आप लगा दीजिए। जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहां सारे क्वेश्चंस लगाने लग रहे होंगे, है ना, 5 साल के लगा लो, 7 साल के लगा लो, एक ही बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर इंडिविजुअली रीजनिंग के भी अलग से मॉक पेपर आते हैं। रीजनिंग के अलग से मॉक पेपर आते हैं। रीजनिंग के अलग से मॉक पेपर आते हैं, तो डेली आपको कम से कम 2 मॉक रीजनिंग के अलग से लगाने हैं। 2 मॉक, है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मॉक लगाने से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालाइज, क्योंकि रीजनिंग में हमें एनालिसिस, है ना, क्योंकि रीजनिंग में हमें 100% स्कोरिंग करनी है। रीजनिंग में हमें 100% स्कोरिंग करनी है, लास्ट 5 ईयर के लगाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैंने बता दिया आपको डेली मॉक विद मिक्स क्वेश्चन। फिर हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि डेली 2 मॉक जो लगाओगे, आपको रीजनिंग के ये वाले मॉक लगाने हर रोज। इतना कर लो मेरे कहने से, अगर आपके रीजनिंग में ना 50 में से 50 स्कोर आ जाएं। इस तरीके से रीजनिंग को तैयार करो। अगर अभी स्कोर 30 बन रहा है तो ये 30 से कब 50 पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 50 आउट ऑफ 50 कब ये 50 में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है हमारी ग्रामर, पहला हमारा ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 पार्ट। तो इंग्लिश को कैसे तैयार करें, क्या इंग्लिश में भी 50 में से 50 का स्कोर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में आप टारगेट कीजिए, मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, मैंने खुद ने AIR 47 रैंक हासिल किया है और मैंने भारत सरकार के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने भारत सरकार में 22 से 23 महीने वर्क किया हुआ है। फिलहाल वर्तमान में मैथमेटिक्स पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है। तो दोस्त आप यहां 40+ का स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। वो कैसे, आपका पहले ग्रामर का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही आप ग्रामर के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रामर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, क्लास नोट्स का अच्छे से रिवीजन करिए। और ग्रामर कंप्लीट होने के बाद में एक बुक आती है, आ मिरर टू कॉमन एरर। आ मिरर टू कॉमन एरर, आप इस बुक के अंदर जितनी भी एरर डिटेक्शन है, वो सारी एरर डिटेक्शन लगा दीजिएगा। जैसे ही आपने ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट किया, अब मिरर टू कॉमन एरर एक बुक आती है, इसके अंदर जितनी भी एरर डिटेक्शन हमें मिलती है, सारी की सारी एरर डिटेक्शन को बेटा फाइंड कर दीजिएगा, जितनी भी हैं। कोशिश करना कम से कम इस बुक को आप 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार इसकी एरर डिटेक्शन को फाइंड कर पाए। मैंने क्या बताया, वापस सुन लीजिएगा। जैसे ही ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट होता है, आप मिरर टू कॉमन एरर एक बुक आती है और एरर डिटेक्शन को पूरा फाइंड कर दो 2 से 3 बार। इसके बाद में इंग्लिश की एक बुक और आती है, वो बुक आती है आपकी MB पब्लिकेशन। MB पब्लिकेशन जिसके राइटर हैं AK सिंह। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। इसके अंदर सारे तुम्हें लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर मिलेंगे, जितने भी पेपर हमारे हुए हैं सारे के सारे। आप इस बुक के सारे पेपर, जितने भी पेपर इसके अंदर दे रखे हैं, सारे पेपर को आप सोल्व कर दीजिए, सारे पेपर को लगा दीजिए।
सारे पेपर आपको सोल्व करने इस बुक के। इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपसे कि वोकैब के लिए क्या करें, और ग्रामर अगर हमने ठीक से नहीं पढ़ी है तो ग्रामर को और इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें। एक बुक आती है बेटा, मैं यहां एक और बुक बता देता हूं आपको। एक बुक आती है हमारी वॉल्यूम 1 के नाम से, वॉल्यूम 1, इसकी राइटर है नीतू सिंह। ये बुक ले लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई कोर्स वगैरह परचेज करो, सिर्फ आपको बुक परचेज करनी है, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर इस बुक का रिवीजन आप कम से कम 2 से 3 बार कर देते हो, ये बहुत अच्छी बुक है, और शायद कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा होगा जिसने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ा था। 2 से 3 बार आप इस बुक को पढ़ दीजिए, आपकी ग्रामर की पकड़ भी मजबूत होगी, और इसके अंदर जितनी भी वोकैबुलरी दे रखी है आपकी, इससे वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। स्पेशली ये जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे रहते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। इंग्लिश माध्यम वाले क्योंकि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए रामबाण है, समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक बुक और मैं यहां रिकमेंड करूंगा आपको, अगर एक बुक आप और लेना चाहें तो फॉर वोकैबुलरी, इसके बाद आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। वो बुक आती है आपकी एसपी बख्शी। एसपी बख्शी अर्यंत की बुक आती है। इसके अंदर से आप जितने भी वन वर्ड हैं, ईडियम है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये सारा कुछ पढ़ मारो सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर से। यानी कि आपको वोकैब के लिए 2 बुकों का इस्तेमाल करना है। वो कौन कौन सी? एक एसपी बख्शी पढ़ लीजिए और एक आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमारी ग्रामर में भी हेल्प करेगी, ध्यान रखना, ग्रामर में भी हेल्प करेगी। बहुत ज्यादा सेलेक्टेड बुक बताई है मैंने, इंग्लिश प्री मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, ये भी हमारी ग्रामर में हेल्प करेगी, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। सारे टीचर यार इन बुकों से पढ़ाते हैं। ठीक है, इन्हीं से कट कॉपी पेस्ट करके पढ़ाने लग रहे होते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे कि कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे मजबूत करें। ये पार्ट तो आज तक समझ में ही नहीं आता, आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभी से डेली रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू। आपके आसपास जहां भी मिलता हो आप इसको परचेज कर लीजिएगा, और इस पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले, एक साथ इसको नहीं पढ़ा जाता, सबसे पहले इसमें इंटरेस्टिंग जितनी भी खबरें हैं ना, जो भी आपकी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं, आप उन सभी न्यूज को पढ़िए। इंटरेस्टिंग जितनी भी न्यूज हैं उन सभी न्यूज को पढ़िए इसके अंदर। ठीक है, जिनमें आपको मजा आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, बॉलीवुड की हो, कोई भी हो। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं पेज खोल लिया, मोबाइल में डिक्शनरी लेके बैठ गए और सारे वर्ड्स को हम गूगल पे या डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, नहीं। जो बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं आप अपने आप उनका मतलब समझते जाओगे, अपने आप मतलब समझते जाओगे, जो बार बार वर्ड्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। और फिर भी मतलब समझ में नहीं आता, देन हम डिक्शनरी करेंगे, देन हम गूगल करेंगे उसको। इसके बाद इसके अंदर एक मेन पेज आता है एडिटोरियल। आफ्टर सम टाइम, जब हमारा पढ़ने में इसमें थोड़ी सी हमारी ग्रिप बन जाए, एडिटोरियल वाला जो पेज है, फिर हमें उस पेज पे कंसंट्रेट करना है। कई बार सीधे सीधे पैसेज उठ के आ जाते हैं एडिटोरियल से, तो हमें एडिटोरियल को पढ़ना है डेली अच्छे से। और एडिटोरियल में लगातार रिपीट होने वाले जितने भी वर्ड हैं, लगातार रिपीट होने वाले जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, फिर हम उन वर्ड्स को एक कॉपी में नोट करेंगे और गूगल या डिक्शनरी की मदद से, कोई भी गूगल या डिक्शनरी की मदद से हम उनके मीनिंग को लिखेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे। कोशिश करना कि इंग्लिश टू इंग्लिश उसके मीनिंग को आप समझो। हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी करने को एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है ना, इसी से हमारा पैसेज वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के लिए हमारी क्या चीज, एक तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होना चाहिए, दूसरा हमारी ग्रामर मजबूत होनी चाहिए। ग्रामर में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक वैसे ही पैरा जम्बल्ड के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी। मैंने आपको तीनों अलग अलग पार्ट्स की इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दी है। इस स्ट्रेटजी के आप साथ पढ़ोगे तो 40 नहीं, आप 45 प्लस का स्कोर कर सकते हो। इतना बताया है मैंने, अगर सिर्फ आप इतना कर देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं। जो लीडिंग स्कोर करता है, हमारा जो लीडिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा जीएस। अब जीएस पे वैसे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती नहीं है,
मैं आपको बता दूं। लेकिन अब जीएस मेंस में भी पूछी जाने लगी है, तो जीएस का एक अलग महत्व है, और जीएस को हम जितना पढ़ लेते हैं वो हमारा एक रैंकर सब्जेक्ट होता है, लीडिंग स्कोर होता है, यानी कि हमें जो रैंक दिलाएगा वो जीएस दिलाएगा। पास तो हमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग करा देंगे, लेकिन रैंक कौन दिलाएगा? रैंक दिलाएगा हमें जीएस। इसमें टारगेट करो प्रीलिम्स में आप 30 प्लस का स्कोर कर पाओ, 30 प्लस का स्कोर। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी आपके पास जीएस की जो भी बुक है, कोई भी बुक है, आप सबसे पहले एक बुक तो मुझे लगता है प्रत्येक बच्चा रखता होगा, नहीं रखता है तो रखना शुरू कर दीजिए। लूसेंट तो सभी ले लेंगे। लूसेंट की कम से कम आप 3 से 4 बार सिर्फ रीडिंग कर दो, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग कर देंगे। 3 से 4 बार रीडिंग कर देंगे, सिर्फ 3 से 4 बार हमें इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। लूसेंट की प्रत्येक सेक्शन की 3 से 4 बार हमें इसकी रीडिंग कर देनी है। बाकी हम इस पे अलग से ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अलग से प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। एक बुक और आती है, यहां पर मैं बता देता हूं, एक जीएस का कंप्लीट प्लेटफॉर्म के नाम से बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, जो मैंने भी फॉलो की थी। प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म उसका वो है शायद प्लेटफॉर्म नाम से ही आती है, ठीक है ना। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट 10 ईयर के आपको जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इसके लिए आपको बुक परचेज करनी है घटना चक्र। घटना चक्र को ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ दीजिए। पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स हैं हमारे जीएस के, पिछले 10 साल की पूरी जीएस की रीडिंग लगा दीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले कोशिश करना कि ये बुक आप 2 बार सिर्फ इसकी रीडिंग कर पाएं, 2 बार रीडिंग कर पाएं, ठीक है। दूसरा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा एसएससी में उतना ही रहता है जितना कि जीएस का रहता है। तो साइंस के लिए आप लूसेंट की अलग से एक साइंस की बुक आती है, सिर्फ उसी बुक से काम हो जाएगा, पतली सी, आप उस बुक को ले लीजिए, इसको पढ़ दीजिएगा। या एक बुक और आती है, वो आती है ज्ञान पब्लिकेशन की, ज्ञान पब्लिकेशन की, जहां भी मिल जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, किसी भी बुक डिपो पे वहीं से ले लीजिएगा ज्ञान पब्लिकेशन। या तो लूसेंट लेनी है या लेनी है ज्ञान पब्लिकेशन, दोनों में से कोई भी पढ़ लो। इसकी भाषा थोड़ी ज्यादा अच्छी है, इसकी भाषा थोड़ी सी टफ है एज कंपेयर, है ना। बाकी भैया आपको मंथली करंट अफेयर्स, हर महीने का करंट अफेयर्स आपको अभी से ही, आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। करंट अफेयर की मैगजीन तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम देने जब जाओ, आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम हो, तो कम से कम आपको पिछले 6 मंथ की करंट आपकी तैयार होनी चाहिए, 6 मंथ की आपकी करंट तैयार होनी चाहिए। मेरे भाई ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो मैंने फॉलो किया था, जिसको मैंने फॉलो करके AIR 47 रैंक लाया, और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इसी स्ट्रेटजी के साथ में अपना हर साल रैंक लेकर आते, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लाइक भी करने वाले हैं, इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट भी करने वाले हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी करने वाले हैं, ठीक है ना। और मुझे बहुत शानदार प्यार देने वाले हैं, और एग्जाम क्रैक करने के बाद मुझे धन्यवाद भी ज्ञापित करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप इस स्ट्रेटजी से, इस स्टडी प्लान से पूर्णतः सहमत हैं। ऐसी ही वीडियो समय समय पर लाता रहूंगा। आप ऐसी और कोई जानकारी की वीडियो मेरे से चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एंड में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।